हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर। इंग्लिश 2 के चैप्टर 7 में हमने पढ़ा था स्पोर्ट्स इज फन का चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ी पीहू नाम की एक लड़की की स्टोरी जो अपने स्कूल में होने वाले स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करती है। उसमें वो 2-3 रेसेस में पार्टिसिपेट करती है, लेकिन वो फर्स्ट 2 रेसेस हार जाती है क्योंकि जब भी वो अपने भाई साहिल की तरफ देखती है वो उसको रोता हुआ मिलता है और इस वजह से पीहू जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन लास्ट में वो अपनी फाइनल रेस जीत जाती है और उसका भाई भी बहुत खुश होता है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश 2 का चैप्टर नंबर 8 डियर ग्रैंडमदर, जो बेसिकली एक पोएम है। इस चैप्टर को हम पोएम के फॉर्म में पढ़ेंगे। इसमें जो ग्रैंडमदर हैं वो पोएट को या पोएटिस को एक स्टोरी सुनाती हैं और ये उनका डेली रूटीन है कि वो उनको स्टोरी सुनाए बिना नहीं सोती। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना वार्म अप सेक्शन सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डियर ग्रैंडमदर। देखते हैं इसके वार्म अप सेक्शन में हमें क्या करने के लिए दिया गया है। फिल इन योर स्लीप रिकॉर्ड, कीप ट्रैक ऑफ हाउ मैनी आवर्स ऑफ स्लीप यू गेट इन 1 वीक। ये आपको एक चार्ट दिया गया है जिसमें आपके वीक डेज लिखे हुए हैं, मंडे टू संडे। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको डेली बेसिस पे अपना सोने का टाइम और अपने जागने का टाइम नोट डाउन करना है एंड फिर आपको ये बताना है कि आपने मंडे से लेके संडे तक कितने आवर्स की नींद आपने ली। सपोज मंडे को आप सोने गए 9 PM पे, उसके बाद आप नेक्स्ट डे उठे मॉर्निंग में 6 AM पे, तो आपकी जो टोटल आवर्स की जो स्लीप हो गई वो हो गई टोटल 9 आवर्स। ऐसे आपको बाकी जो डेज बचे हैं उनमें अपना रूटीन यहाँ पे नोट डाउन करना है। नाउ आंसर दीज क्वेश्चन। फिर क्या करना है, आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ऑन विच डे डिड यू स्लीप द मोस्ट, किस दिन आप सबसे ज़्यादा सोए थे। उस डे का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है अपने चार्ट के अकॉर्डिंग। वाई, आपको रीज़न बताना है कि आप उस दिन सबसे ज़्यादा क्यों सोए थे। ऑन विच डे डिड यू स्लीप द लीस्ट, किस दिन आप सबसे कम सोए थे। वाई, और इसका भी आपको रीज़न देना है कि आप उस दिन सबसे कम क्यों सोए थे। तो ये हो गई हमारी वार्म अप एक्टिविटी। चलिए अपना मेन चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। When I snuggle up at night, there is no one that I would rather tuck me in all nice and tight than my dear grandmother। फर्स्ट 4 लाइन्स में जो पोएटेस है वो हमें बताती हैं कि जब वो रात को सोने के लिए जाती हैं, जब वो स्नगल करती हैं, तो उनके पास कोई नहीं होता जो उनको एक नाइस और टाइट हग दे सके सिवाय उनकी ग्रैंडमदर के। मतलब टकमीन का मतलब होता है जो उनको अपने पास बुला के उनको आराम से सुला सके। उनके पास ऐसा कोई नहीं है सिवाय उनकी ग्रैंडमदर के, उनकी दादी माँ के। विच स्टोरी वुड यू लाइक टू रीड, my sweet old granny would say, I always pick the longest one to make sure that she stays। उसके बाद ग्रैंडमदर पूछती हैं कि तुम कौन सी स्टोरी सुनना पसंद करोगी, मैं तुम्हें कौन सी स्टोरी पढ़ के सुनाऊं। जो स्वीट ग्रैंडमदर हैं वो पूछती हैं। पोएटेस हैं वो बोलती हैं कि मैं सबसे लंबी स्टोरी हमेशा चूज करती हूँ, क्योंकि अगर मैं लंबी स्टोरी चूज करूंगी तो दादी माँ मेरे पास से ज़्यादा समय तक रहेंगी, और अगर मैं शॉर्ट स्टोरी चूज करती हूँ तो वो मुझे स्टोरी सुना के चली जाएंगी मुझे सुला के। लेकिन मैं चाहती हूँ वो मेरे पास बहुत देर तक रहें, इसलिए मैं हमेशा सबसे लंबी स्टोरी को चूज करती हूँ। शी टेक्स मी टू अनदर वर्ल्ड ऑफ फेरीज, क्वींस एंड किंग्स। व्हेन शी किसेस मी गुड नाइट, आई ड्रीम ऑफ वंडरफुल थिंग्स। अब वो लास्ट 4 लाइन में बताती हैं कि वो जो स्टोरी है वो मुझे एक दूसरी दुनिया में ले जाती है, और उस दुनिया में मुझे कौन मिलता है, उस दुनिया में मुझे मिलते हैं फेरीज, परियां मिलती हैं, रानी मिलती हैं, राजा मिलते हैं। व्हेन शी किसेस मी गुड नाइट, आई ड्रीम ऑफ वंडरफुल थिंग्स। जब वो मुझे स्टोरी सुनाने के बाद मुझे गुड नाइट किस दे के जाती हैं तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के सपने आते हैं। मतलब इस पोएम में जो पोएटेस हैं वो ये कहना चाह रही हैं कि जब वो रात को बेड पे सोने के लिए जाती हैं तो उनके पास कोई नहीं होता सिवाय उनकी ग्रैंडमदर के, जो हमेशा उनसे पूछती हैं कि बताओ तुम्हें मैं कौन सी स्टोरी पढ़ के सुनाऊं। और पोएटेस हमेशा
सबसे लंबी स्टोरी चूज करती हैं, क्योंकि लंबी स्टोरी चूज वो करती हैं तो उनकी ग्रैंडमदर उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम तक रहती हैं। फिर ग्रैंडमदर उनको स्टोरी सुनाना शुरू करती हैं और वो स्टोरी सुन के जो पोएटेस है वो फेरीज के बारे में इमेजिन करती हैं, किंग्स के बारे में इमेजिन करती हैं, क्वींस के बारे में इमेजिन करती हैं। और जब उनकी ग्रैंडमदर उनको एक गुड नाइट किस दे के जाती हैं, उसके बाद उनको सपने भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, उनको सपने में भी वंडरफुल थिंग्स ही दिखाई देती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पोएम। आई होप आपको पोएम अच्छी लगी होगी। अब सॉल्व करते हैं इसका एक्सरसाइज पार्ट। चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर को चूज करना है। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन के 3 ऑप्शन है, उसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। फर्स्ट इज द चाइल्ड लाइक्स टू बी टक्ड इन बाय। जो चाइल्ड है उसको किसका टक किया जाना पसंद है? जो चाइल्ड है उसको ग्रैंडमदर का टक किया जाना पसंद है। ऑप्शन सेकंड को हम टिक कर देंगे। सेकंड, द चाइल्ड ऑलवेज पिक्स द। जो चाइल्ड है वो हमेशा कैसी स्टोरी पिक करता है? जो चाइल्ड है वो हमेशा लॉन्ग स्टोरी पिक करता है, इवन लॉन्गेस्ट स्टोरी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। थर्ड, ग्रैंडमदर रीड स्टोरीज अबाउट क्वींस, किंग्स एंड। जो ग्रैंडमदर हैं वो चाइल्ड को स्टोरी पढ़ के सुनाती हैं, किसकी? क्वींस की, किंग्स की एंड फेरीज की, परियों की कहानी पढ़ के सुनाती हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बी पार्ट देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स फ्रॉम द क्लू बॉक्स। ये आपका क्लू बॉक्स है। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। अब इन वर्ड्स का यूज आपको कहाँ पे करना है? इन वर्ड्स का यूज आपको करना है यहाँ पे जो आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं उसमें। फर्स्ट देखते हैं, चूजेस द स्टोरी टू रीड। कौन चूज करता है कि कौन सी स्टोरी सुनी जाए? द चाइल्ड। सेकेंड, किसेस द चाइल्ड एंड सेज गुड नाइट। कौन चाइल्ड को किस करता है और गुड नाइट बोलता है? ग्रैंडमदर। थर्ड, द चाइल्ड इज हैप्पी एंड वेल आफ्टर द स्टोरी फिनिशेज। जब कहानी खत्म हो जाती है तो चाइल्ड बहुत खुश होता है और वो अच्छे से सोता है, स्लीप। सी पार्ट देखते हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि क्या वो ट्रू है या फिर वो फॉल्स है। फर्स्ट देखते हैं, ग्रैंडमदर चूजेस द स्टोरी टू रीड। कौन सी स्टोरी सुनानी है ये ग्रैंडमदर चूज करती हैं? नो, दिस इज फॉल्स। ये चाइल्ड चूज करता है, हमारी जो पोएटेस है वो चूज करती है। सेकेंड, शी रीड स्टोरीज अबाउट द नेचर। वो नेचर के बारे में स्टोरीज पढ़ के सुनाती हैं। कौन? ग्रैंडमदर। जो स्टोरी सुनाती हैं वो नेचर के बारे में होती हैं। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। वो स्टोरीज होती हैं किंग्स के बारे में, क्वींस के बारे में एंड फेरीज के बारे में। थर्ड, द चाइल्ड सीज वंडरफुल ड्रीम्स आफ्टर स्लीप। जो चाइल्ड है उसको सोने के बाद सपने बहुत अच्छे आते हैं, वंडरफुल ड्रीम्स आते हैं। यस, दिस इज ट्रू। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको पोएम एंड एक्सरसाइज दोनों ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर इंग्लिश टीचर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश 2 का चैप्टर 4 और हमारे चैप्टर का नेम है द एलिफेंट। ये एक पोएम है जिसमें हम एलिफेंट की क्वालिटीज, उसके फीचर्स, उसकी शेप, उसके साइज, उसकी इनॉर्मिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी आज की पोएम स्टार्ट करते हैं। द एलिफेंट श्योरली इज ग्रैंड, इट्स द लार्जेस्ट क्रिएचर ऑन लैंड with jumbo-sized ears, no wonder it hears for miles from where it may stand। तो पोएम का जो फर्स्ट फ्यू लाइन्स है वो हमें बताती हैं कि जो एलिफेंट है वो श्योरली एक ग्रैंड है, मतलब एलिफेंट श्योरली बहुत बड़ा एनिमल होता है और ये लैंड पे सबसे लार्जेस्ट क्रिएचर है। मतलब अगर हम लैंड एनिमल की बात करें कि विच इज द बिगेस्ट या विच इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, तो हम उसका आंसर देते हैं एलिफेंट। एलिफेंट हमारी अर्थ का, हमारे लैंड का सबसे बड़ा एनिमल है। इसके जो ईयर्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब जंबो साइज के ईयर्स होते हैं।
तो पोएट यहाँ पे कह रही है कि इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता कि सिंस एलिफेंट के जो ईयर है वो इतने बड़े हैं तो वो मीलों दूर से भी, माइल्स अवे से भी आवाज़ सुन सकता है, क्योंकि उसके ईयर इतने बड़े होते हैं इसलिए वो मीलों दूर की आवाज़ भी आसानी से सुन सकता है. द एलिफेंट श्योरली इज ग्रेट, ओवर 5 tons is its weight, with jumbo-sized feet plus a mouth that can eat more than 700 pounds on its plate. अब सेकेंड पैराग्राफ में वो बोल रहा है कि जो एलिफेंट है वो श्योरली ग्रेट है, महान है, क्योंकि उसका जो वेट है वो 5 टन से भी ज़्यादा है. 5 टन मतलब 1 टन में हमारे 100 kg होते हैं, तो अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो एलिफेंट का जो वेट है वो हो गया 500 किलोग्राम. और इसके जो पैर हैं वो भी जंबो साइज के हैं, इसके जो पैर होते हैं वो भी बहुत बड़े बड़े होते हैं. एंड इसके पास एक बहुत बड़ा माउथ होता है जो एक बार में 700 पाउंड तक का खाना खा सकता है. मीन्स पोएम के सेकेंड पैराग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि जो एलिफेंट है उसका वेट कितना है एंड वो एक बार में कितने पाउंड्स तक का खाना खा सकता है. द एलिफेंट श्योरली इज स्ट्रॉन्ग with ivory tusks sharp and long and the heaviest chunk it can lift with its trunk. Yes, an elephant just can't go wrong. And the name of the poet is Mish Goldish. And last few lines में poet क्या कहना चाह रही है, वो ये कहना चाह रही है कि elephant surely बहुत strong होता है, बहुत मजबूत होता है. इसके जो ivory tusk means जो इसके दांत होते हैं वो ivory एक मटेरियल होता है उसके बने होते हैं, वो बहुत शार्प होते हैं और बहुत लंबे होते हैं. इसके दांत जो है बहुत लंबे होते हैं और ये भारी से भारी वजन भी उठा सकता है. किससे? अपनी ट्रंक, अपनी सूंड की हेल्प से ये बहुत भारी वजन भी उठा लेता है, लकड़ी के बड़े बड़े लॉग्स को उठा सकता है. और हाँ, एलिफेंट कभी भी गलत नहीं हो सकता. एंड द नेम ऑफ द पोएट इज मीश गोल्डिश. सो स्टूडेंट, दिस वाज द पोएम. इस पोएम में हमने पढ़ा एलिफेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और कि एलिफेंट क्या क्या काम कर सकता है विद इट्स ह्यूज बॉडी एंड इट्स ह्यूज ट्रंक. अब चलिए सॉल्व करते हैं इसका एक्सरसाइज पार्ट. चूज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे आपको क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. उससे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है अपना. द एलिफेंट इज ग्रैंड, ग्रेट एंड. क्वेश्चन में पूछा है एलिफेंट ग्रैंड होता है, ग्रेट होता है और कैसा होता है? वो स्ट्रॉन्ग होता है. ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट. सेकेंड, द वेट ऑफ द एलिफेंट इज. एलिफेंट का जो वेट होता है वो कितना होता है? तो एलिफेंट का वेट होता है 5 टन्स. थर्ड, द एलिफेंट हैज शार्प एंड लॉन्ग. एलिफेंट के शार्प और लॉन्ग क्या होते हैं? शार्प एंड लॉन्ग आइवरी टस्क, दांत होते हैं. ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट. बी पार्ट, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स फ्रॉम द क्लू बॉक्स. ये हमारा क्लू बॉक्स है. आपको क्या करना है? नीचे जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उसमें आप देख रहे हैं कि 1 वर्ड मिसिंग है. आपको इस क्लू बॉक्स की हेल्प से यहाँ पे वो जो मिसिंग वर्ड्स हैं उनको लिखना है. फर्स्ट लिखते हैं, द एलिफेंट ईट्स मोर देन पाउंड्स ऑफ फूड. एलिफेंट कितना खाना खा सकता है? मतलब अगर हम इसको पाउंड्स में मेजर करें तो एलिफेंट कितने पाउंड्स तक का खाना खा सकता है? जैसे कि हमने पोएम में पढ़ा, एलिफेंट खा सकता है 700 पाउंड्स एक बार में. सेकेंड, इट कैन लिफ्ट द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट विद इट्स. ये सबसे भारी ऑब्जेक्ट भी उठा सकता है. किसकी हेल्प से? अपनी ट्रंक की हेल्प से. तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड आंसर. थर्ड, द श्योरली इज स्ट्रॉन्ग. कौन श्योरली एक स्ट्रॉन्ग एनिमल है? पोएम किसके बारे में थी? एलिफेंट के बारे में. तो हमारा आंसर क्या होगा? एलिफेंट. एलिफेंट श्योरली एक स्ट्रॉन्ग एनिमल है. फोर्थ, इट हैज साइज्ड ईयर्स. इसके जो ईयर हैं वो किस साइज के होते हैं? इट हैज जंबो साइज्ड ईयर्स. यहाँ पे हम लिख देंगे अपना 4. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द पोएम एंड द एक्सरसाइज पार्ट. आई होप आपको दोनों ही चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी. अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज एंड एक्सप्लेनेशन के साथ. टिल देन, टेक केयर, बाय बाय. हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर. इंग्लिश 2 के चैप्टर 5 में हमने पढ़ा आवर नेशनल सिंबल्स का चैप्टर, जिसमें हमने पढ़े कि हमारे नेशनल सिंबल्स क्या होते हैं, उनकी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस होती है और वो कैसे हमारी कंट्री को वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट करते हैं.
इसमें हमने पढ़ा नेशनल फ्लावर, नेशनल फ्रूट, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एम्बलम। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश 2 का चैप्टर 6 जिसका नाम है द गोल्डन एग्स, सुनहरी कुल्हाड़ी, मतलब वो कुल्हाड़ी जो सोने की बनी हुई हो। तो चलिए अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज अवर टुडेज चैप्टर द गोल्डन एग्स। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, हम अपना वार्म अप सेक्शन सॉल्व करेंगे। और इसमें हमें क्या एक्टिविटी करने को दी गई है, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू रिवील पार्ट्स ऑफ अ ट्री। यहाँ पे आपको ये ट्री दिया है और इस ट्री की यहाँ पे लेबलिंग की हुई है, मतलब यहाँ पे बताया ये क्या है और ये क्या है। लेकिन ये जो नेम्स हैं ये जंबल ऑर्डर में है, आपको इनको सही ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट देखते हैं ये क्या है, ये ट्री का कौन सा पार्ट है, दिस इज फ्रूट, तो यहाँ पे आप लिख देंगे फ्रूट। और ये क्या है, ये क्या होती है ट्रीज की, ये होती है ट्रीज की लीव्स, यहाँ पे हम लिख देंगे लीव्स। ये पोर्शन कौन सा होता है ट्री का, जो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है, वो होता है हमारा ब्रांच, यहाँ आ जाएगा ब्रांच। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जो ट्री का होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा ट्रंक, एंड दिस इज द रूट्स। तो ये हमने कर दी ठीक से इन नेम्स की लेबलिंग। चलिए अब अपना चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ वुडकटर इन अ स्मॉल विलेज। हिज नेम वाज अजीत। He was sincere in his work and very honest. Every day he went to the nearby forest to cut trees. He brought the woods back into the village and sold them out to a merchant and earned his money. He earned just about enough to make a simple living, but he was satisfied with what he had. बहुत समय पहले एक लकड़हारा हुआ करता था, एक वुड कटर। वुड कटर कौन होता है, वुड कटर वो पर्सन होता है जो जंगल में जाके लकड़ियां काटता है और उन लकड़ियों को बेच के कुछ पैसे कमाता है, जिससे वो अपना और अपनी फैमिली की गुजर बसर कर सके। तो कुछ समय पहले एक लकड़हारा हुआ करता था, वो कहाँ रहता था, वो एक छोटे से गाँव में रहता था। उसका नाम क्या था, उसका नाम था अजीत। वो अपने काम में बहुत सिंसियर था, मतलब बहुत डेडिकेशन से, बहुत लगन से वो अपना काम करता था और बहुत ईमानदार था, वो बहुत ऑनेस्ट भी था। रोज सुबह वो जंगल में जाता था पेड़ काटने के लिए। लकड़ियां जब वो काट लेता था उनको वापस गांव में लाता था और उनको एक मर्चेंट को, एक व्यापारी को बेच देता था और उससे कुछ पैसे कमा लेता था। हालांकि जो वो पैसे कमाता था वो बहुत कम होते थे, लेकिन वो उसके लिए काफी थे। एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए जितने पैसे चाहिए होते हैं, थोड़े उससे कम उसे मिलते थे, लेकिन वो इतने पैसों में भी खुश था। उसने कभी भगवान से शिकायत नहीं की, अपनी लाइफ से उसने कभी शिकायत नहीं की कि मेरे पास इतने कम पैसे क्यों हैं। उसे जितने मिले उसे उतने खुशी खुशी ले लिए और अपनी गुजर बसर करने लगा। वन डे ही वेंट टू द फॉरेस्ट टू कट वुड्स। देयर वॉज अ डीप रिवर in the forest. He started cutting woods near it. Suddenly, his axe slipped from his hands and fell into the river. एक दिन वो जब जंगल में गया लकड़ियां काटने के लिए, तो जिस पेड़ के ऊपर बैठ के वो लकड़ियां काट रहा था, उस पेड़ के नीचे एक बहुत गहरी नदी बहती थी। मतलब वो नदी जो थी उसका पानी बहुत गहरा था। वो पेड़ पे चढ़ के वहां पे एज यूजुअल लकड़ियां काटने लगा। तभी अचानक क्या होता है, उसकी जो कुल्हाड़ी होती है वो उसके हाथ में से स्लिप हो जाती है और नीचे नदी में गिर जाती है। अब नदी बहुत गहरी होती है, लकड़हारे के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो नदी में जाए और अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढे। तो आगे देखते हैं क्या होता है। द रिवर वॉज सो डीप ही कुड नॉट इवन थिंक टू रिट्रीव इट ऑन हिज ऑन। He had only one axe which was gone into the river. He did not have money to buy a new axe. He became very much worried, thinking how he would be able to earn his living now. He was very sad
एंड प्रेड टू द रिवर गॉडेस। अब उसको पता था कि नदी इतनी गहरी है कि वो खुद जाके उस कुल्हाड़ी को कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा, और उसके पास केवल एक ही कुल्हाड़ी थी जो नदी में गिर गई थी। अब उसके सामने प्रॉब्लम ये थी कि वो पेड़ किससे काटे, क्योंकि उसके पास नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाता है और ये सोचता है कि अब वो पैसे कैसे कमाएगा, अब वो अपनी लाइफ को कैसे चलाएगा। वो बहुत दुखी हो जाता है और रिवर गॉडेस मतलब जो नदी की देवी होती हैं उनसे प्रार्थना करने लगता है। He prayed sincerely, so the goddess appeared in front of him and asked, "What is the problem, my son? My axe has fallen into this river. I can't go into it and get my axe. Also, I don't have money to buy a new one," said Ajit. अब जो वुड कटर होता है वो इतने दिल से प्रार्थना करता है, इतने सच्चे मन से वो उन देवी को याद करता है कि वो उससे प्रसन्न हो जाती हैं और उसके सामने प्रकट हो जाती हैं और उससे पूछती हैं कि मेरे बच्चे, तुम्हारी क्या समस्या है, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों दुखी हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो अजीत बोलता है कि मेरी जो कुल्हाड़ी है वो इस नदी में गिर गई है। अब मैं इसके अंदर जाके अपनी कुल्हाड़ी को नहीं ला सकता क्योंकि जो पानी है वो बहुत गहरा है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं जाके कोई दूसरी कुल्हाड़ी खरीद लूं। Don't worry, said the goddess, I will help you. She put her hand into the water and took out a silver axe. Is this your axe? She said. No, said the woodcutter and shook his head sadly. Don't be upset, said the goddess. She took out a golden axe this time. Is this your axe? She asked Ajit. The woodcutter again shook his head sadly. Don't worry, I will try again, said the goddess. This time she took out the iron axe from the river. Ajit shouted with joy, Yes, this is mine, thank you. तो रिवर गॉडेस उसकी बात सुन के कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। वो अपना हाथ पानी में डालती हैं और एक चांदी की कुल्हाड़ी बाहर निकालती हैं और उसको अजीत को दिखा के कहती हैं कि क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो अजीत कहता है कि नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो गॉडेस उससे बोलती है कि चिंता मत करो, मैं फिर से ट्राई करूंगी। इस बार वो अपना हाथ वापस पानी में डालती हैं और एक सोने की कुल्हाड़ी निकालती हैं और उसको अजीत को दिखा के कहती हैं कि क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? इस बार भी अजीत मना कर देता है और उदास हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी कुल्हाड़ी जो आयरन की बनी थी, जो उसकी लोहे की कुल्हाड़ी है, वो अब नहीं मिलेगी। तो गॉडेस उससे बोलती है दोबारा कि चिंता मत करो, मैं एक बार फिर ट्राई करती हूँ। वो वापस अपना हाथ पानी में डालती हैं और इस बार वो एक लोहे की कुल्हाड़ी निकालती हैं नदी में से और अपनी लोहे की कुल्हाड़ी को देख के अजीत बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है, थैंक यू, आपने मेरी कुल्हाड़ी ढूंढ के दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द गॉडेस वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद हिज ऑनेस्टी। टेक योर एग्स एंड कट वुड विद इट, बट you can also take these silver and golden axes as gifts from me. Saying this, the goddess disappeared. The woodcutter became very happy and went back home. तो ये उसकी ये बात सुन के कि उसने गोल्ड और सिल्वर दोनों की बनी एक्स को मना कर दिया, केवल अपनी आयरन एक्स के लिए हाँ बोली, गॉडेस उसकी जो ऑनेस्टी है उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती हैं और उससे कहती हैं कि ये लो अपनी लोहे वाली कुल्हाड़ी और जाके इससे लकड़ियाँ काटो और खूब पैसा कमाओ, लेकिन साथ में मैं तुम्हें एज अ गिफ्ट ये सिल्वर और गोल्ड की एक्स भी देना चाहती हूँ तुम्हारी ऑनेस्टी के लिए। तुमने ईमानदारी दिखाई, तुम ऑनेस्ट है, इसलिए मैं तुमसे खुश हूँ और मैं तुम्हें एज अ गिफ्ट ये दोनों कुल्हाड़ी भी दे रही हूँ। ये कह के जो गॉडेस होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं, वो गायब हो जाती हैं। अब जो अजीत था, जो वुड कटर था, वो बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपने घर वापस आता है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अ चैप्टर और इस चैप्टर को पढ़ के हमें क्या सीखने को मिला कि हमें लाइफ में कभी भी डिसऑनेस्टी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि अजीत अगर पहली बार में सिल्वर एक्स को देख के बोल देता कि हाँ ये मेरी एक्स है, तो हो सकता है गॉडेस जो है उससे नाराज हो जाती और वो नदी में गायब हो जाती, फिर वो उसकी लोहे की कुल्हाड़ी भी उसको ढूंढ कर नहीं देती। लेकिन सिंस
अजीत ने ऑनेस्टी दिखाई, उसने गोल्ड और सिल्वर दोनों की बनी एक्सिस को लेने से मना कर दिया, इसलिए गॉडेस ने खुश होके उसकी कुल्हाड़ी भी उसको लौटाई, प्लस उसको गोल्ड और सिल्वर वाली कुल्हाड़ियाँ भी एज अ गिफ्ट में दी, क्योंकि वो उनको ईमानदार लगा और वो उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुई। अब सॉल्व करते हैं अपना एक्सरसाइज पार्ट, जिसमें हमारा पार्ट ए है चूज द करेक्ट आंसर। हमें करेक्ट आंसर को चूज करना है। हमारा क्वेश्चन क्या है? अजीत वॉज अजीत कौन था? आपको ये बताना है अजीत कौन था। अजीत वॉज अ वुड कटर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड, अजीत वॉज वेरी पुअर एंड अजीत बहुत गरीब था, लेकिन कैसा था? वो गरीब तो था लेकिन वो ईमानदार था, ऑनेस्ट था। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। थर्ड, हिज एग्स फेल इनटू द उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो कहाँ गिर गई थी? उसकी कुल्हाड़ी गिर गई थी नदी में, रिवर में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। बी पार्ट देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स गिवन इन द क्लू बॉक्स। ये आपको क्लू बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को आपको नीचे जो सेंटेंसेस हैं उसमें जो मिसिंग ब्लैंक है वहाँ पे फिल करना है। अब देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। एवरी डे ही वेंट टू द नियर बाय टू कट वुड्स। रोज सुबह वो पास के कहाँ जाता था लकड़ियाँ काटने के लिए? रोज सुबह वो पास के जंगल में जाता था, मतलब फॉरेस्ट में जाता था। सो फर्स्ट में हम लिख देंगे फॉरेस्ट। सेकेंड, ही सिंसियरली सो द गॉडेस अपीयर्ड। उसने कैसे प्रार्थना की जिससे देवी खुश होकर उसके सामने प्रकट हो गई? उसने क्या की? उसने प्रे की। थर्ड, पुट हर हैंड इनटू द वाटर एंड टुक आउट अ सिल्वर एग्स। किसने अपना हाथ पानी में डाला और एक चांदी की एग्स निकाली? गॉडेस ने। एंड फोर्थ, बट यू कैन ऑल्सो टेक दीज सिल्वर एक्सेस एज गिफ्ट्स फ्रॉम मी। अब गॉडेस उसे कहती है कि तुम ये चांदी की और किसकी बनी एक्स भी ले सकते हो मुझसे एज अ गिफ्ट? सोने की बनी एक्स। यहाँ पे हम लिख देंगे गोल्डन। सी पार्ट देखते हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस मिले हैं, आपको क्या करना है? उनको पढ़ना है एंड पढ़ के बताना है कि क्या वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। फर्स्ट देखते हैं। अजीत लिव्ड इन अ बिग सिटी। अजीत एक बहुत बड़े शहर में रहता था। नो, दिस इज फॉल्स। अजीत लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। सेकेंड, अजीत वॉज अ रिच मैन। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। अजीत एक पुअर वुड कटर था। थर्ड, द रिवर वॉज सो डीप। जो नदी थी वो बहुत गहरी थी। दिस इज ट्रू। एंड फोर्थ, ही हैड ओनली वन एक्स विच वॉज गॉन इन टू द रिवर। उसके पास केवल एक कुल्हाड़ी थी जो नदी में गिर गई थी। दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज योर चैप्टर एंड द एक्सरसाइज पार्ट। आई होप आपको चैप्टर और एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर। इंग्लिश 2 के चैप्टर 10 में हमने पढ़ा था बी अलर्ट का चैप्टर, जिसमें किशन अपनी अलर्टनेस के थ्रू टाइमली एक बॉम्ब को डिफ्यूज़ करा देता है और बहुत सारे लोगों की जान बच जाती है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश 2 का चैप्टर 11, जिसका नाम है द स्काई इज़ फॉलिंग। ये स्टोरी एनिमल बेस्ड है। इसमें हम देखेंगे कि एक रैबिट के ऊपर जब एक फ्रूट गिरता है सोते हुए रैबिट के ऊपर, तो उसको लगता है कि जो आसमान है वो गिर रहा है और वो पूरे जंगल में हड़कंप मचा देता है और सबको अलर्ट कर देता है। चलिए अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द स्काई इज़ फॉलिंग। सबसे पहले इसका वार्म अप सेक्शन देखते हैं। ड्रॉ टेल्स ऑफ एनिमल्स गिवन बिलो। यहाँ पे आपको ये एनिमल्स दिए गए हैं, लेकिन इन सब एनिमल्स की जो टेल है वो मिसिंग है। आपको क्या करना है? आपको पेंसिल लेनी है और इन सब की टेल जो है वो ड्रॉ करनी है। अब स्टार्ट करते हैं अपना रीडिंग पार्ट। अ रैबिट लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। ही लाइक्ड टू हॉप। He liked to eat carrots. He liked to smell the flowers.
He liked to hear the birds sing. One day he was resting under a tree. A nut fell from the tree on his head. It made a loud thud. The rabbit was scared and ran. एक बार क्या होता है, एक जंगल में एक खरगोश रहता है, एक रैबिट रहता है जिसको उछल कूद करना पसंद होता है, उसको कैरेट खाना पसंद होता है, उसको जो फ्लावर्स हैं उनको स्मेल करना पसंद होता है, उसको चिड़ियों का गाना पसंद होता है। मतलब जो उसकी लाइफ है वो काफ़ी अच्छी होती है और वो अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करता है उस फॉरेस्ट में रह के। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा होता है। तो जब वो आराम कर रहा होता है, लेटा होता है उस पेड़ के नीचे, सडनली उस पेड़ पे से एक नट गिरता है और सीधा जो रैबिट है उसके माथे पे लगता है, उसके हेड पे, सर पे गिर जाता है। और जब वो सर पे लगता है तो एक धम की आवाज़ आती है और रैबिट बहुत डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। उसको लगता है कि पता नहीं क्या चीज़ गिर गई आज मेरे ऊपर। वो ये नहीं देखता कि क्या चीज़ गिरी है, बस वो आवाज़ सुन के और जो उसे चोट लगी थी उसको देख के भागना स्टार्ट कर देता है। भागते भागते रैबिट बोलता है, आउच, द स्काई इज फॉलिंग, आई मस्ट रन एंड टेल द किंग लायन अबाउट इट। रैबिट बोलता है कि आउच, अरे आसमान गिर रहा है, मुझे बहुत तेज भागना चाहिए और जाके किंग लायन जो है उसको ये बात बतानी चाहिए। द रैबिट बिगेन टू रन, ही रैन एंड रैन, ऑन द वे ही मेट अ डियर। तो रैबिट क्या करता है, वो भागता चला जाता है, भागता चला जाता है और जब वो भाग रहा होता है तो रास्ते में उसको एक हिरन मिलता है, एक डियर मिलता है। डियर, वेयर आर यू गोइंग? रैबिट, द स्काई इज फॉलिंग, आई एम गोइंग टू द किंग टू टेल हिम अबाउट इट। अब डियर पूछता है, जब वो रैबिट को भागते हुए देखता है, कि तुम कहाँ जा रहे हो? रैबिट कहता है कि जो आसमान है वो गिर रहा है और मैं किंग लायन के पास जाके उन्हें ये बात बताना चाहता हूँ जिससे वो भी अपनी जान बचा लें। डियर, आई विल कम टू, लेट्स रन। तो उसकी बात सुन के डियर भी डर जाता है और डियर कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, चलो भागते हैं। द डियर एंड द रैबिट बोथ बिगेन टू रन। अ मंकी वॉज स्विंगिंग ऑन अ ट्री, ही सॉ द रैबिट एंड द डियर रनिंग। अब क्या होता है, डियर और रैबिट दोनों मिलके भागना स्टार्ट कर देते हैं। भागते भागते रास्ते में उन्हें एक मंकी मिलता है जो एक पेड़ पे झूल रहा होता है। और वो मंकी क्या देखता है, वो मंकी देखता है कि अरे ये रैबिट और डियर इतनी तेजी से भाग के कहाँ जा रहे हैं। मंकी बोलता है, हाय फ्रेंड्स, वाई आर यू रनिंग? डियर, द स्काई इज फॉलिंग, वी आर गोइंग टू द किंग लायन टू टेल हिम अबाउट इट। मंकी, आई विल कम टू विद यू। मंकी उनसे पूछता है कि हेलो फ्रेंड्स, और तुम लोग क्यों भाग रहे हो? तो डियर कहता है कि जो आसमान है वो गिर रहा है और हम किंग लायन को ये बात बताने जा रहे हैं। अब ये सुन के मंकी भी डर जाता है और मंकी कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम दोनों के साथ चलूँगा। सो दे रैन एंड रैन। ऑन द वे अ काउ वॉज बाथिंग इन अ पॉन्ड, शी सॉ द 3 animals running. Cow, where are you going? May I join you? Monkey, as you wish, the sky is falling, we are going to the king lion to tell him about it. Cow, really? Can I come along? Deer, yes please. So all 4 of them began to run. They ran and ran. On the way they met a peacock who was dancing. He saw them running. अब उसके बाद क्या होता है, मंकी, डियर और रैबिट तीनों एक साथ मिलके भागना स्टार्ट कर देते हैं। और जब वो भाग रहे होते हैं तो रास्ते में एक काऊ खड़ी होती है जो एक पॉन्ड में नहा रही होती है। मतलब रास्ते में एक काऊ मिलती है जो एक पॉन्ड में नहा रही होती है। वो देखती है कि तीनों जो एनिमल्स हैं वो भाग के कहीं जा रहे हैं। तो काऊ उनसे पूछती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, कि मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? तो मंकी कहता है कि तुम्हारी मर्जी है, हम तो किंग लायन को ये बताने के लिए जा रहे हैं कि जो स्काई है वो गिरने वाला है, वो फॉल होने वाला है। काऊ कहती है कि सच में, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? तो डियर कहता है कि हाँ, तुम चल सकती हो हमारे साथ। अब क्या होता है, वो चारों भागने लगते हैं। चारों कौन? काऊ, डियर